नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। हम लोग 10th क्लास का मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन का सीरीज था। उसमें से टोटल 63 क्वेश्चन लगभग पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 64 से। ठीक है, किसी कारणवश से नहीं पूरा हो पाया था, लेकिन आज विश्वास है कि आज पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। वैसे भी क्वेश्चन ही कितना बचा हुआ है, लेकिन यदि समय मिला तो मॉडल सेट 2 भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है। 10 सेट प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उससे बाहर नहीं आ सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। 64 नंबर सवाल कहता है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। पहली बात, इसका नाम से ही बहुत कुछ है। नाम क्या है? गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान का मतलब क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि गंगा जी के साफ सफाई के लिए किया गया था। ये जो लाया गया था वो 1985 ईस्वी में लाया गया था। और सोच के देखिए, 1985 ईस्वी में राजीव गांधी जी थे, समझ गए। 1985 ईस्वी में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी बने हुए थे। उसमें जो जल जो प्रदूषण था उसको लेकर के ये सारी चीज़ें जो है लाई गई थी। ठीक है, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चले। नेक्स्ट सवाल कहता है मुकुलन द्वारा, बहुत ही शानदार सवाल, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? मुकुलन द्वारा, तो मैं बता दूं बच्चा पार्टी, देखिए मुकुलन द्वारा जो होता है वो ईस्ट में होता है। याद रखिएगा कि ईस्ट में जो होता है वो किस चीज़ के द्वारा होता है भाई? मुकुलन द्वारा। किस चीज़ के द्वारा? मुकुलन द्वारा। चलिए कोई बच्चा बताएगा कि अमीबा में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो किस चीज़ के द्वारा होता है भाई? तो कौन चीज़ के द्वारा? द्विखंडन, अर्थात खंडन कहिए नहीं इसको, खंडन कहिए, खंडन विधि, या द्विखंडन या बहुखंडन दोनों हो सकता है इसमें। तो द्विखंडन और बहुखंडन अलग अलग ना बोल करके आप खंडन विधि कह सकते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चा मेरे? ये पुनरुद्भवन विधि द्वारा होता है। किस चीज़ के द्वारा? पुनरुद्भवन विधि के द्वारा। वैसे ही आप लोग का पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये ईस्ट और अमीबा याद रखिएगा। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? खंडन विधि द्वारा, जिसको द्विखंडन और बहुखंडन, जिसमें अमीबा खुद के शरीर को 2 भाग में तोड़ लेता है ना, एक दो नए अमीबा का निर्माण करता है। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा। मुकुलन क्या मैं बताता हूँ। मुकुलन के मतलब क्या कि अगर ये क्या है भाई? ईस्ट है, तो इसको में से शरीर में से कली निकलेगा, ठीक है, और कली टूट जाएगा, और टूटा हुआ जो हिस्सा होगा वो भी एक नए जीव का रूप लेगा, वो भी जीवित जीव, मृत्यु नहीं, जिंदा जीव रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66। मैं बता दूं आप लोग को, जो बच्चा नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाई अमरनाथ सर। दूसरी बात क्या है कि इस चैनल पे हमेशा आपके लिए, हर साल नहीं, लगभग हमेशा 12 के 12 महीना आपके लिए 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशल बोले तो 10th के लिए। वैसे तो 12th भी कुछ दिन में आने वाला है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अभी 2-3 महीना के बाद ही 12th के लिए कुछ वीडियोज़ वगैरह हम लाएंगे। अभी कंटेंट रेडी हो रहा है, तो उसको रेडी करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, वैसे ऑफलाइन क्लासेस चल रही है 12th का, लेकिन यूट्यूब पर है जो, और थोड़ा कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आप लोग के लिए आने वाला समय में 12th के लिए व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यही आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको बिल्कुल फ्री और परीक्षा के लिए एकदम उपयोगी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत रहे हमेशा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 66। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? चलिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र? श्वसन तंत्र मतलब क्या होगा? श्वास लेने में परेशानी। तो बताइए, ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, और डी में बी और सी दोनों। मैं बता दूं मेरा बच्चा, समझना स्थिर से जरा। डायरिया में क्या होता है? डायरिया एक तो छोटा बच्चा को होता नहीं है, डायरिया जो होता है बड़ा बच्चा को तो होता नहीं है, जब भी होता है जब छोटा बच्चा को होता है। डायरिया में क्या होता है? उल्टी, लैट्रिन वगैरह होना शुरू होता है। तो डायरिया में कोई श्वसन जैसी कोई समस्या नहीं होता। टीबी, आप लोग भारी बात ही जानते होंगे कि टीबी वाला व्यक्ति बहुत खांसता है, कैसे? ऐसे करके रात के बड़ी ज़्यादा खांसता है। अब ये जरूरी भी नहीं है कि जो बंदा रात को ज़्यादा खांस रहा है उसको टीबी भी हो ले, लेकिन हाँ, टीबी जो है, टीबी से फेफड़ा का जो लंग्स होता है, जो फुफ्फुस पड़े होंगे, वो क्या होता है? जाम हो जाता है। ठीक है, जिसमें पूरी तरह से हवा नहीं सोख सकता है, तो यानी कि हाफनी जैसा हो जाता है, जिसके वजह से जो तो टीबी है और निमोनिया भी। निमोनिया में क्या होता है मेरा बच्चा? निमोनिया बेसिकली क्या होता है ना कि
बरसात उरसात में भीगने की वजह से फेफड़ा में जब पानी का अंशतः थोड़ा नमी चला जाता है तो उस हिसाब से निमोनिया भी हो जाता है। तो निमोनिया में है जो बुखार भी हल्का रहता है, जबकि टीबी में बुखार नहीं। टीबी क्या है जो आप लोग भली भांति जानते हैं ना। तो टीबी के बारे में तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, वो भी फेफड़ा से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। देखिए मेरा मकसद ये है, मैं चाहूँ तो शांति से भी स्थिरतापूर्वक पढ़ा दूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको बता सकूं। दूसरा ये कि हर एक क्वेश्चन को इतना तोड़ के पढ़िए कि उससे संबंधित सवाल दोबारा जिंदगी में कभी छूट ही नहीं सके। चलिए आइए अगला सवाल। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकता है? मतलब मनुष्य क्या नहीं पचा सकता है, या मांस खाने वाले जितना भी जीव है, मांस खाने वाले मतलब क्या, कुत्ता मांस खाता है, बाघ, कुत्ता तो चलिए सर्वहारी है, बाघ स्पेशल क्या खाता है, मांस खाता है। तो क्या बाघ मेरे बच्चा इसमें से किसको, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है? जिंदगी में कभी भी सेल्यूलोज का है, स्थिर से समझिएगा, बहुत बेहतरीन बात बोलने वाला हूं। मनुष्य की बात करें मेरा रसगुल्ला, मांसाहारी जीव की बात करें, मनुष्य किसको पचा सकता है रसगुल्ला? ग्लूकोज को। क्या किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है भाई? सी से HA/O6 होता है। बहुत ही सुंदर, ये इसको पचा सकता है। जितना भी जीव मांस खाता है, जितना भी जीव मनुष्य है, वो सब ग्लूकोज को क्या कर सकता है भाई? पचा सकता है, लेकिन सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। विश्वास नहीं है तो मैं बताता हूँ। अक्सर देखे होंगे कुत्ता को देखे होंगे कभी न कभी आप अपने जीवन में, घास को चरते हुए देखे होंगे कभी न कभी। तो जब कुत्ता कोई ऐसा चीज़ खा लेता है जिसके वजह से उसको अपच जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब होता क्या है कि कुत्ता को लगता है ऐसा कि अब मुझे उल्टी करना चाहिए, तो वो उल्टी डायरेक्टली रूप से नहीं कर सकता है, तब वो जा करके घास को खाता है, थोड़ा बहुत घास खाता है, वो जानबूझ के खाता है। हो सकता है ऐसा कि जब आप खाते देखे होंगे तो आपको बचपन में लगा होगा, क्या लगा होगा मालूम है? कि पगला हो गया कुत्ता, घास खा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुत्ता पगला जाता है, वो जानबूझ के खाता है ताकि उल्टी कर सके। ठीक है, तो किस चीज़ को नहीं पचा सकता है? सेलुलोज को पचा नहीं सकता। तो कोई एक दो का बच्चा बोलेगा सर सेलुलोज है क्या? तो मैं बताऊं, सेलुलोज घास में पाए जाने वाला तत्व है। पेड़ पौधे के पत्तियों में जो होता है वो सेलुलोज होता है, उसको हम लोग नहीं पचा सकते हैं। तो बच्चे का सर साग तो हम लोग खाते हैं, तो साग खाते हैं लेकिन उसको सिझा के बहुत ज़्यादा खाते हैं, कच्चे नहीं पचा सकते हैं। ये चीज़ जान लीजिएगा ज़रा, कच्चे कभी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। 67 के बाद हो गया मेरा बच्चा 68, ब्रेन हेमरेज। गजब, इसका जवाब कोई भी बच्चा जो कमेंट में देगा तो वो क्या कर सकता हूँ, अभी तो मेरा कुछ है नहीं है, इतना बना नहीं है कि मैं उसको इनाम दूँ, है ना। बस मैं चाहता हूँ कि ये सब आप लोग बताएं कि ब्रेन हेमरेज कैसे होता है। मैंने इस बात को बताया था, लेकिन मेरे पास कुछ बच्चा भी है, 2-4-5 को ऐसे ही बुला लेता हूँ। ऑफलाइन क्लासेज है, अब तो मैट्रिक जैसा पहले जैसा तो बच्चा आता नहीं, लेकिन 2-4-5 को बच्चा है मेरे पास। मैं उसमें से किसी एक से पूछना जरूर चाहूँगा कि ब्रेन हेमरेज जो होता है, मतलब नहीं सुधरोगे, तमाशा बना के रख दिया है, उसको हटाओ ना। अनिमल से बैठो तो पहले, महतो जी के दलान जैसा मत बैठिए वहाँ, या कुछ भी कैसे भी, मतलब कि चलिए लाइव पढ़ा रहे हैं सर तो लाइए कैसू हम बैठ जाते हैं कैसू करके। हम बहुत देर से सोच रहे हैं कि अब सुधरेगा, मतलब दिमाग नाम का चीज़ ही नहीं है। चलिए, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? पहला हाइपरटेंशन, दूसरा हाइपोटेंशन, दूसरा है हृदयघात, तीसरा है हाइपरटेंशन और चौथा है पक्षघात। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए। हाँ, हाइपरटेंशन होगा। मैं बता दूं आपको हृदयघात क्या है। हृदयघात मतलब होता है कि जिसको हार्ट का बढ़ जाना, है ना, या हार्ट की बीमारी जो होता है, हृदय धड़कना बंद करते हैं, उसको कहते हैं हृदयघात। हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई। तो होता क्या है सुनिएगा जरा, कैसे ब्रेन हेमरेज होता है। जैसे ही किन्हीं को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो ब्रेन की नस में जो ब्लड फ्लो होता है, ब्रेन की नसें से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। मतलब ब्रेन का नस जो है चिसक जाता है हल्का, जिसको से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही रक्त निकलना शुरू हो जाता है तो ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड है जो नहीं पहुँच पाता है, उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो जाना, और सीधे ऑन द स्पॉट डेड। क्योंकि ब्रेन हेमरेज का कोई उपाय है नहीं। ब्रेन हेमरेज मतलब कहानी खत्म, उसको कोई बचवैया नहीं के बराबर है ना। चले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68 के बाद 69। निम्न में से परजीवी पादप
परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी मतलब क्या? जो दूसरों जीव पर आधारित रहे, जो अपना भोजन जो है दूसरों जीव से प्राप्त करे। अब पादप मैंने कौन बोला? पौधा। तो ऐसा तरीके से पौधा है भाई जो दूसरा जीव पर निर्भर करता है। बस इतना मैं हिंट देता हूँ कि उस पौधा में कोई पत्ती नहीं होता है, वो ना ही उसका जाड़ी होता है, वो दूसरों पेड़ के ऊपर उगता है, उसका जड़ी होता ही नहीं है, ना ही उसका पत्ती होता है। गजबे, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका जड़ नहीं होता है? तो उसका है कोची बोला मेरे, अमरलता होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अब चलना होगा हम लोग को। परजीवी पादप का उदाहरण, परजीवी पादप नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक ना। ये पादप दे करके गलती कर दिया, क्वेश्चन को समझिए पहले। यदि परजीवी पादप होता तो कौची होना चाहिए? अमरलता एक ऐसा पादप है जो दूसरे पेड़ पौधा से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है। उसका आंसर सही हो जाएगा, परजीवी पादप रहेगा तो आंसर होना चाहिए अमरलता, लेकिन ये पादप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरा रसगुल्ला पादप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं होगा, ये काट दीजिए। तो परजीवी का उदाहरण क्या होना? परजीवी मतलब दूसरों जीव से, है ना। तो कसकूटा तो होगा नहीं, विषाणु तो होगा नहीं, वायरस कभी नहीं, तो रोगाणु है ना। हाँ, कवक होगा। कवक जो है फंगल इन्फेक्शन, जो हमेशा हमारी त्वचा पर नोचनी खुजली में रहता है, ये वाला। तो इसका सही करेक्ट है। हालांकि बैक्टीरिया भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से बैक्टीरिया परजीवी नहीं है बोला। परजीवी पूरी तरह से नहीं है, कुछ बैक्टीरिया है जो परजीवी नहीं है, वो अपना भोजन खुद ही बना सकता है, समझ गए बात के। लेकिन कवक जो है पूरी तरह से कौची बोला मेरे, परजीवी है। कैसे सर? बता रहा हूँ उसके पीछे। जितना भी दाद नोचनी खुजली है वहाँ पे परजीवी होता है। परजीवी है बैठा हुआ, इसीलिए आपको नोचनी बढ़ता है, बस हमारी आंखें उसको देख नहीं सकता है। तो अगर आप उसको देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो अच्छा है, हाँ अभी से एक बात ये याद आया कि यदि कोई कहता है कि सर कोई ऐसा साबुन है जिसको नहाने के बाद है जो पूरा मर जाए, कभी संभव ही नहीं है। मैं बता दूं, कभी नहीं संभव है। लाइफ बॉय जो प्रचार करता है 99 कीटाणुओं को मारे, एक कीटाणु बच रहा है 10 साल से, है ना। 10 साल से वो प्रचार कर रहा है, किस चीज़ का प्रचार? 10 साल से एक ही प्रचार को दिखा रहा है, 99% कीटाणुओं को मारे, तो 1% क्यों नहीं मर रहा है? सोचने वाली बात है, खाली बेचने का एक तरीका हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। तो कवक एक कौची है बोला? परजीवी का उदाहरण है। देख बच्चा, हृदय से ब्लड, हृदय माने हार्ट से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, कौची के द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। ऑप्शन ए। बी में नीलय के द्वारा, सी में ऑलिंद के द्वारा, और डी में से इनमें से सभी के द्वारा। देखिए, फेफड़ा तो कभी पंप करता ही नहीं है, फेफड़ा तो सिर्फ सांस लेने के लिए जिम्मेदार है ना। फेफड़ा में 2 फुस्सुक होते हैं, लेफ्ट और राइट, है ना। दिल की धड़कन जो है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि दिल जो होता है या हृदय जो होता है वो कितने बेसों में बटा होता है? 4 बेसों में। दायां ऑलिंद, बायां ऑलिंद, और दायां नीलय और बायां नीलय। तो यहाँ पर बेसिकली जो होना चाहिए आंसर, वो क्या होना चाहिए? नीलय होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। तो नीलय द्वारा, ऑलिंद द्वारा नहीं बल्कि नीलय द्वारा ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है। 71 हाइड्रा में, ये आप लोग जानते हैं, मैं इसको नहीं बता सकता, बहुत हल्का क्वेश्चन है। इतना हल्का क्वेश्चन, इसको कमेंट में आप लोग लिखिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है, या पुनर्जनन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन। मैं थोड़ा थोड़ा सबका उदाहरण देता हूँ। मुकुलन में अभी बताया था कि एक मुकुल निकलता है टोटी जैसा, वो टूट जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। पुनर्जनन में क्या होता है कि वो फिर से जन्म लेता है। कैसे भाई? कोई जीव को आप काट दीजिए, जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को आप काट दीजिए 3 भाग में, तीनों भाग के भाग जीवित रहता है, मरता नहीं, कभी मर ही नहीं सकता, उसको कहते हैं पुनर्जनन। विखंडन क्या है? 2 से 3 भागों में क्या हो जाना? टूट जाना, जैसा कि अमीबा करता है। बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन कैसे होता है भोला? जैसे कोई एक पुष्प है, ठीक है, या कह सकते हैं कि कोई एक बीजाणुधानी होता है। बीजाणुधानी में ढेर सारे बीजाणु, बहुत छोटे छोटे बीजाणुधानी जो होते हैं, और लगभग हजारों की संख्या में बीजाणुधानी होते हैं। और जब वो परिपक्व हो जाते हैं, एक उचित समय आ जाता है, तो वो फूट करके सगरों फैल जाता है। जैसा कि अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, तो आकवन, मैं बता रहा हूँ, आकवन जिसको बुढ़िया लोग ऐसे हम लोग देहाती में कहते हैं, आकवन के जो फूल होता है ना, जब ब्लास्ट करता है ना, तो उसको से ढेर सारा रुआ जैसा हवा में बिखरता है, जिसको उजला उजला चारों पट्टी से मोछ नियन रहता है। बात समझ गए बात के? तो बीजाणुधानी के कारण होता है, तो बीजाणु जनन वैसा में होता है। तो आप खुद समझिए हाइड्रा में क्या होता है भाई? तब मुकुलन होता है सर जी। चलिए ऑप्शन भी मैंने बता दिया। 71 के बाद आ गया बाबू मेरे 72, जनन संचारित रोग। मिस्टेक है बच्चा, लैंगिक जनन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लैंगिक जनन। यहाँ से मेरा रसगुल्ला लैंगिक छूट गया है, ठीक है। जो टाइप कर रही हैं मेरे यहाँ, है ना, एक स्टाफ है,
वो कर रही हैं तो उनको से छूट गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग। क्या कौन है इसमें से बताइए, सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी है। कैसे लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? यदि सब्जेक्टिव पूछे तो कहिएगा वैसा रोग जो लिंग के माध्यम से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कौन के माध्यम से, लिंग के माध्यम से। लिंग मतलब क्या होगा, सेक्सुअल। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाता है, कोई पुरुष किसी दूसरे स्त्री से, कोई पराई स्त्री से गलत संबंध बनाता है, तब लिंग के माध्यम से जो रोग फैलता है उसको कहते हैं लैंगिक जनन संचारित रोग। तब मेरा बच्चा सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनेरिया भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? बाह्य दलपुंज या दलपुंज, पुंकेसर या स्त्री केसर। यदि आने वाला समय में मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो चलिए भाई अभी ऑब्जेक्टिव है, अभी झटपट में तो मैं आपके सामने इतना ही कर पाया, लेकिन विश्वास रखिए आने वाला समय में यही क्वेश्चन के सामने एकदम फुल होगा। पुष्प है तो पुष्प का पिक्चर होगा, हर हाल में एकदम पुष्प का पिक्चर देखेंगे। मैं बता दूं उसको क्या कहा जाता है, सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरा बच्चा? बाह्य दलपुंज कहा जाता है। दलपुंज क्या है? जब भी दलपुंज कहे तो समझ जाइएगा पंखुड़ियाँ। किस चीज़ की बात करें? पंखुड़ियाँ की। तो यहाँ पर आंसर सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं भाई? बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? मेरा रसगुल्ला, ध्यान देना जरा बहुत बढ़िया से। ए में कौन सा, देखिए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। स्थिर समझिएगा, जहां अगर एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें तो ए में जो है बी पाया जाता है, बी में जो है ए पाया जाता है और ए बी में है जो ए और बी दोनों पाया जाता है, और ओ में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चीज़ को समझिएगा। तो ए में जो है बेसिकली एक कौन सा हाँ, ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो क्या होगा? बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। ठीक है बच्चा, बी एंटीबॉडी। ओ नाम का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, बात समझिएगा। ओ नाम का कोई नहीं होता है। तो मैंने बताया यदि किन्हीं का ब्लड ग्रुप क्या है भाई? ए है, तो ए में बी पाया जाता है, बी में ए पाया जाता है और ए बी में क्या पाया जाता है भाई? ए बी पाया जाता है। बस कहानी खत्म। सर ओ जो होता है मैं बता दूं, ओ जो होता है यदि उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो फिर पाया क्या जाता है? एंटीजन पाया जाता है। ओ में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं। मैं बता दूं एंटीबॉडी है क्या? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। एंटीबॉडी बनता कहाँ है? ब्लड में बनता है। मैं बता दूं कि ब्लड में बनता है। ठीक है, कौन बनाता है भाई? तो इसमें जो बनाता है वो क्या बोलते हैं उसको? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है ना। तो बात ये रह गया यहाँ पे कि इसका काम क्या हमारे ब्लड में। तो जिनके शरीर में, समझिएगा फिर से ज़रा, जिनके शरीर में जितना ज़्यादा एंटीबॉडी रहेगा उनके शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता उतनी ही मजबूत होगी, अर्थात उनको रोग जल्दी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है ना सर जी कि सबसे ज़्यादा तो फायदा एकरा है। हाँ सर है, एकरा में ए भी है या बी भी है, बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ और क्वेश्चन बनाता हूँ। ए बी को जो है ना वो सर्वग्राही कहा जाता है। जिनका ब्लड ग्रुप कौची है? ए बी है, उनको सर्वग्राही। और जिनका ब्लड ग्रुप क्या है भाई? ओ है, उसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता। मेरा रसगुल्ला, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उस सबसे दान ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं किसी को, ले सकते हैं, क्योंकि इनको में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक ना। सर्वदाता क्या है? इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए ये दान दे सकता है, सबको दे सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी को। यानी ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है क्योंकि इसमें ये ब्लड मिल जाएगा, इसको से भी ले सकता है, इसमें मिल जाएगा। आई स्क्रा में तो कोई होबे ना करता, तो इसको से भी ले सकता है ना। लेकिन ओ जो है वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। अच्छा, ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो बी को इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए ओ सर्वदाता है, सबको के देने वाला। लेकिन बेचारा ओ को कोई नहीं दे सकता। गजबे है बेचारा, कितना बदकिस्मती है ना। 74 के बाद 75। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। एक बात बताइए, शुगर नाम की बीमारी आप लोग सुने होंगे। जितना चीनी हम लोग खाते हैं मेरा रसगुल्ला, उस चीनी को पचाने के लिए, या एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे अग्नाशय द्वारा, कौची द्वारा? अग्नाशय द्वारा चीनी को पचाने के लिए अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन।
यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया, ऑप्शन दूसरा है, मैं बता रहा हूँ पहले समझ लीजिए। इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जितना भी चीनी हम लोग खाते हैं वो पचने के बाद उसका कुछ अंशतः ब्लड में ज़रूर जाता ही जाता है, और यदि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बीमारियों को लेकर के आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग जितना भी मीठा चीज़ है ना खाइए, हिसाब से खाइए। अभी आपकी युवा अवस्था है, इसलिए आप खाइबो कीजिएगा तो उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में इसका प्रभाव मिलेगा, क्योंकि हमारा शरीर है ना कि कोई मशीन है कि आप जितना चीनी डाल सकते हैं डालते रहिए। हमारी कोशिकाओं के एक एडिक्शन भी लग जाता है, और आपको आने वाला समय बहुत तरह की बीमारियों घेरने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। खैर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रण कर सकता? ग्लूकोज मतलब वही बोला कि रक्त में जब चल गई तो कौन नहीं कर सकता? इंसुलिन बिल्कुल करता है दम। एक मिनट रुक जाइए, देखिए ऐसा दिया है कि आप लोगों को क्लास में पढ़ना भी नहीं है। देखिए पहला तो ग्लूकागन है, फिर है गैस्ट्रिन है, फिर है क्या है, सोमैटोस्टेनिन है। तो मेरा ऐसा मानना है भला ये जो है ग्लूकोज की मात्रा किधर गया? हाँ भाई, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन सा, ऐसा खतरनाक नाम है कि इस क्वेश्चन को लेकर के हम थोड़ा सा संवेदनशील हैं। गलत आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि नाम में थोड़ा सा अजीब तरह का है, तो मैं इसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालना चाहूँगा। मैं वैसे शिक्षक नहीं हूँ कि गलती बता कर निकाल जाऊँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इतना बता देता हूँ कि इसमें से जो प्रश्न है जो ना ग्लूकोज और सुक्रोज, हमारे ब्लड में सुक्रोज और ग्लूकोज का नियंत्रण है जो इंसुलिन कर सकता है, करता भी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे को नहीं मालूम मेरा बच्चा कि क्या दिक्कत है भाई, मैं इसको स्किप करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं इसको नोट कर लेता हूँ, इस प्रश्न को मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँगा कि नोट किया हुआ रहेगा ना, उसको मैं एडिट करूँगा, ठीक है। 75 मैं देखना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन है जो बन गया। पादप वृद्धि हार्मोन, बहुत ही सुंदर सवाल। इसमें से जितना भी हार्मोन है उस सब के सब पौधों में तो नहीं पाया जाता है। यहाँ पर करा पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन, एथोरॉक्सिन। मेरा रसगुल्ला इसका आंसर ऊपर में ए होगा। कारण बताऊँ क्या? एड्रीनलिन पौधों में बनता ही नहीं है, एक चीज रखिएगा, पौधों में नहीं। एड्रीनलिन लड़ो या मारो हार्मोन बताए थे, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रीनलिन को, जो कि एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्या एक्सप्लेन करना चाहूँगा भाई? आ जाइए, देखिए समझिए। एड्रीनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, और उड़ो हार्मोन कहते हैं। कौन सी ग्रंथि से निकलता है भाई? तो एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से। इंसुलिन कौन सी से? अग्नाशय से। अग्नाशय में पूछे कौन सी कोशिका? तो बीटा कोशिका से। थायरॉक्सिन कौन सी हार्मोन, कौन सी ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। किस चीज़ से? थायराइड ग्रंथि से। अब मैं बताता हूँ सबके बारे में। एड्रीनलिन का काम क्या है हमारे शरीर में, वो मैं बताता हूँ। जैसे ही हम लोग को सामने से मान के चलिए कि कोई लाठी लेकर आ रहा है मारने के लिए, ठीक है, आप निहत्थे हैं, तो आपने देख लिया कि वो अब लाठी मेरे ऊपर बजड़ने वाला है, तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं एकदम सक्रिय अवस्था में हो जाती है, और उस चोट को बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है। तो ऊर्जा कौन लाता है? एड्रीनलिन लाता है। जैसे आपके मम्मी पापा को कोई गाली दे तो आपका खून एकदम खौल जाता है, भले ही आप पिटा जाइए 2 फैट सामने कितना हो, लेकिन मारने का बड़ी ज़्यादा मन करता है। वो आपका मन नहीं है, ये पगलवा आपको बहका रहा है। जैसे कि कल परसों हमको भी लड़ाई हो गया तो हम भी उतार के मार बैठे 2-4 गो के, है ना। और थोड़ा सा ढकेल भी हुआ, 1-2 गो के मार पीट किए। और बाद में देखल गया मारल तो नहीं गिर कि, तो एगो तो कहता है अकेले पकड़ा बाहा पर तब मारबो तोरा। तो हम कल हम नहीं मारे ना भाई, नहीं जाएगा कोई छोड़ाने के लिए, देखते हैं तोरा से कौन जाते तगात करे, हम ही कि तू ही। तो बाबा तीनों भाई भाई है, 3 भाई आलतीन, तो हम कहलिए तीनों भाई भाई आता बारी से, अब तीनों मिल के मार मिलता ना वैसे होता ही, तो दिक्कत ना है। तो चीज़ को समझिएगा ना, इंसाफ ही है। तब यार 1 लड़िए ना। और उनके पिताजी समझा रहे हैं, लेकिन बेटा जी कहते हैं ना तोरा मारेंगे हम, कहे ठीक है आ जाना, ताकि अकेले पकड़े बात था कली, तो वैसे तो हम तोरा मटरे कर दो फिर अकेले में। तो हाँ वैसे हथियार लेके कोई रहेगा भोला हमारे इंतजार करते, अब मिल जाए भाई, तो वैसे तो दिक्कत ना है। वैसे हम रही चाहे कोई कितना बड़ा पहलवान रहे, वो तो सलमान खान बेचारा उतना बॉडी सोडी है जो तो देखते हैं डर से
कितना लॉरेंस बिश्नोई के डर से बेचारा सिक्योरिटी गार्ड में रहता है ना, 22 सिक्योरिटी मिला है उसको सरकार की तरफ से। चलिए, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है मेरा बच्चा, हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को और सुक्रोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्लियर बच्चा, इसका काम यही है। अच्छा, और क्या है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, घेघा रोग आप लोग सुने होंगे, है ना, घेघा रोग। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकले तो कौन सा रोग हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो आयोडीन की कमी को पूरा करता है, और यदि आयोडीन की कमी ना पूरा हो पाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा। इसीलिए देखे होंगे यहाँ पर घेघा रोग को गलगंड रोग भी कहते हैं, या ग्वाइटर भी कहते हैं, ग्वाइटर भी कहते हैं, या इसको गलगंड रोग भी कहते हैं। क्लियर, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए 76 के बाद 77 कहता है कि हार्मोन, गजबे सवाल है यार, हार्मोन स्रावित होता है कौन सी ग्रंथि से, मेरा रसगुल्ला देख बच्चा, अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी, कौन सी ग्रंथि से। तो देखिए अंतःस्रावी से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है हमेशा, कौन ग्रंथि से, अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी से कौन निकलता है, रस, जैसे पीत रस, कौची से, यकृत से। तो यकृत क्या है बताइए हमको, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी किसको कहेंगे, जिसको से कौची निकले, हार्मोन निकले, बाकी कोई अथी नहीं है। तो इसका आंसर 77 का आंसर जो हो जाएगा, कौची हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, कि मैंने बहुत बार पढ़ाया था, मैं चाहूँगा अपने बच्चों से पूछना। आप बताइए इस बार कि मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ा। आपको क्या कहना है, 2 जोड़ा। तोरा का कहना है, पढ़े हो 5 जोड़ा। अच्छा, तुम बताओ, 2 जोड़ा। कुसुम, 2 जोड़ा, गलत जवाब, 3 जोड़ा पाया जाता है। हमारे मनुष्य के मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां जो पाई जाती है वो कितने जोड़े पाई जाती है, 3 जोड़ा। यानी 3 जोड़ा मतलब 6 गो हो गया, भोला मेरे, 6 गो पाया जाता है। ऊपर में कोई भी लार ग्रंथि नहीं होता है, नीचे होता है, कलहवा का नीचे, इधर से 3 गो इधर निकलता है, 3 गो इधर निकलता है। उतारवन के देखे होंगे लार टपकते ना, तो ढेर सारा निकलता है ना बैक्टीरिया से बचाने के लिए। ठीक है, 78 के बाद 79 एंड्रोजेम। एक तो ये है ना, तो मैं बताऊँ लिखा हुआ गलत है, एंड्रोजन में नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, एंड्रोजन होता है। क्या होता है भाई, एंड्रोजन। मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगा। एक ही जैसा 2 नाम होता है, एक होता है एस्ट्रोजन। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये 3 को बताएंगे, ठीक ना। एंड्रोजन, एक होता है टेस्टास्टेरोन, रोन भी रहता है, टेस्टोस्टेरोन भी रहता है। ये हार्मोन, 3 हार्मोन की मैं बात करता हूँ मेरा बच्चा, समझिएगा जरा अच्छा से। ये दोनों हार्मोन जो है ना वो मेल में पाया जाता है, बस VVI मतलब VVI याद रखिएगा। एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, मोछ दाढ़ी उगने का सबसे बड़ा कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन। दूसरी बात है कि जिनके शरीर में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहेगा वो उनकी मानसिक क्षमता उतनी ज़्यादा मजबूत माना गया है, ऐसा है। टेस्टोस्टेरोन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। मैं बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ। जो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उनके शरीर में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो डर कम लगेगा। जिनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था डर कम लगता है, जिसको कहते हैं मर्द, कहते हैं ना मर्द हो तुम, मर्द मतलब क्या, जो देखने में लंबा चौड़ा नहीं, हिम्मत वाला होना चाहिए ना। तो हिम्मत किसके पास होता है, जिसके पास टेस्टोस्टेरोन रहता है। बहुत सारा मर्द देखते होंगे कि लड़ाई हो रहा है तो थरथरा रहा है या डर लग रहा है उसको जाने में, अपनों से डर क्या, अरे यही ना होती कि 2-4 फैट खाई भाई बड़ी से बड़ी, और 2-4 फैट खाई भाई तो अरे अगर 4 फैट मारता तो कम से कम इतना तो टाइम रहेगा कि आपके पास 2 फैट जरूर मार सकें। तो अगर आपके परिवार पर आँच आता है तो आपको पीछे नहीं रहना, उसको लगता है जाने का मन हो गया है ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो कैसा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, बस इसके अलावा नहीं बता सकते। आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए हाँ 80 मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, मेंडल ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या खुराना ने। तो मेंडल जी ने मटर का पौधा चुना था किस चीज़ के लिए भाई,
नई नई पीढ़ियों का जैसा मटर को बनाने के लिए। तो अपने प्रयोग के लिए मेंडल जी ने चुना था। वैसे मैं बता दूं मेंडल ने टोटल 7 प्रयोग किए हैं, लेकिन 10वां पढ़ना है केवल एगो। क्लियर, मेंडल का केवल एगो पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ें। डार्विन और लेमार्क और खुराना की बात करूं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। खुराना जी ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का संश्लेषण, पहली बार डीएनए का संश्लेषण जो है किसने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था। ठीक है, आप लोग ने वैसे पढ़ना नहीं है, फिर ही बताता हूँ। लेमार्क बाद का सिद्धांत, देखिए बाबू, डार्विन अब लेमार्क जी में बहुत लड़ाई हुआ है। विकास, इस पृथ्वी पर जीव जंतु कैसे कैसे विकसित हुआ, ये दो ये वैज्ञानिक अभी तक सिद्धांत दे पाए हैं। वो है एक डार्विन जी, एक है लेमार्क जी। तो बस विकासवाद का सिद्धांत बोले तो क्या होता है, लेमार्क जी, और नव विकासवाद का सिद्धांत तो डार्विन जी। लेकिन दोनों में बड़ी कंपटीशन है भाई, दोनों की बातें अलग अलग। इसको पढ़ना है कुछ में इंटर में पढ़ना आप लोग को। बस ये इसका आंसर शीट रह गया है ना, बस तो खत्म हो गया। 80 प्रश्न का सेट आपके सामने खत्म हो गया, और ये आपके सामने हमने आंसर शीट प्रस्तुत कर दिया, इसलिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, है ना। और जो मैंने वीडियो में बताया है, हो सकता है कि 1-2 प्रश्न इधर उधर हो, तो अगर मुझसे गलतियाँ हुई है, मेरे से गलतियाँ हुई है, तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, सर प्रश्न संख्या इतना आपने गलत बताया है। मैं उस पर विचार ज़रूर करूँगा, उसको मैं एक बार देखूँगा, और कोशिश यही करूँगा कि अगला बार से आपको कोई भी गलत कंटेंट नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि मेरा पहली शुरुआत है। तो पहली बार में हर चीज़ को तो 100 में से, देखिए जो ट्रेंड शिक्षक होते हैं उनसे भी गलतियाँ होती हैं, हकीकत बात ये है ना। जो ट्रेंड होते हैं उनसे भी आप देखिएगा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होता है, कभी ना कभी, जाने या अनजाने में हो ही जाता है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने भरपूर कोशिश किया है, अपने तरफ से देख लिया है। ठीक है, तो चलिए एक सेट का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब आप लोग से मिलते हैं सेकंड सेट में।